मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम सनोबर खान की हवेली में पहुंच चुके थे। मैंने पलवशा को वीआईपी कमरे की तरफ जाने का इशारा किया था और वो सर हिलाते दबे कदमों उस जाने बढ़ गई थी, जबकि मेरा रुख सनोबर खान के मुहाफिजों के कमरे की तरफ हो गया था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कानों में आईकॉम सेट की खड़खड़ाती आवाज गूंजी। वो हमारी तलाश में निकली हुई पार्टियों की बातें सुन रहे थे। उसके साथ ही उनके हालात हाजरा पर गुफ्तगू भी जारी थी। वैसे मुझे तो शक है कि वो मलिक सकलैन के सड़क पर पहुंचने से पहले ही डम्बरियानी से आगे गुजर गए होंगे। दूसरी आवाज ने कहा, नामुमकिन, इतनी जल्दी वो डम्बरियानी से आगे नहीं जा सकते। मेरे पास उनकी फजूल गुफ्तगू सुनने का वक्त नहीं था। एकदम पिस्तौल ताने हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों अपनी क्लैशनकोफी चारपाई के साथ खड़ी करके सिगरेट के कश लगा रहे थे। कमरे में फैली हुई सफेदे की लकड़ी के जलने की बू जाहिर कर रही थी कि वो चरस के भरे हुए सिगरेट पी रहे थे। उन दोनों को मैं पहले से जानता था कि वो हर वक्त सनोबर के साथ साए की तरह जुड़े रहते हैं। मुझे देखते ही वो उछल कर खड़े हो गए। तो तुम? दोनों के मुंह से बेसाख्ता फिसला। हाँ, मैंने सोचा कहाँ मेरी तलाश में खार होते फिरोगे। चलो मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। सुधीर खान ने चारपाई के साथ खड़ी क्लैशनकोफ की तरफ मोहतात अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए इस अंदाज में कहा, चलो सरदार के पास चलते हैं। गोया मैं उनकी दावत ही पर तो वहां पहुंचा था। मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके क्लैशनकोफ की तरफ बढ़ने वाले हाथ की तरफ पिस्तौल की नाल करके ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही एक तेज कर्राह उसकी मुंह से निकली और वो मजरूब हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए दोहरा हो गया। बादशाह गुल ने एकदम झपट कर हथियार उठाना चाहा, मगर क्लॉक की बेआवाज गोली उससे तेज साबित हुई थी। झुकने के बाद वो सीधा नहीं हो सका था और उसी तरह औंधे मुंह गिर गया था। तुम? सुधीर खान ने हकला कर कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं था। तीसरी बार ट्रिगर दबाकर मैंने एक गोली उसकी खोपड़ी में उतारी और मुड़ गया। बरामदे से निकलते ही मुझे पलवशा वीआईपी कमरों के सामने चौकन्ने अंदाज में खड़ी नजर आई। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। इस असना में मैं उसके करीब पहुंच गया था। दरवाजे पर रुककर उसने तस्दीक चाहने वाले अंदाज में मेरी जानिब देखा और मेरे असबात में सर हिलाने पर दरवाजे को जोरदार ठोकर रसीद करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके साथ ही था। सनोबर खान सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था। उसके सामने देसी शराब की बोतल पड़ी थी। एक अध भरा हुआ ग्लास उसने हाथ में थामा हुआ था। हमारे एकदम दाखिल होने पर वो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर छाई हैरानी से महसूस होते हुए पलवशा तीखे लहजे में बोली, सरदार सनोबर खान वजीर, सुना है आप मुझे यहाँ बुलवा रहे थे। हुक्म करें, क्या काम था? हैरत के पहले झटके से संभलते ही उसके चेहरे पर हैरत की जगह खौफ जाहिर हुआ, मगर उसने हिम्मत करके खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश की, जो भी इतने बड़े सरदार को अपने एहसासात छुपाने आते थे। एसएस, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उसका अंदाज धमकी से ज्यादा शिकवे का था। मैंने कहा, गो सवाल जवाब का वक्त गुजर गया है। इसके बावजूद ईमान से बताओ, धोखा किसने दिया है? क्या जिरगे के बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को निशाना बनाया? यकीनन तुम्हारा जवाब नफी में होगा, लेकिन तुमने मेरी मंगेतर के साथ क्या किया? वो ढिठाई से बोला, झूठ बकती है। वजीर कौम के नाम पर बदनुमा धब्बा है ये, वरना सच वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। इसने तुम्हारा सौदा किया और बदले में 15 लाख की खतीर रकम वसूल की। मैं मुस्कुराया, वैसे दाद देना पड़ेगी तुम्हारी ढिठाई की। शायद तुम्हें मालूम ना हो कि ट्रेसी वॉलकर मुझे सब कुछ सच सच बता चुकी है। वो बोला, चलो ऐसा ही है। फिर भी उसके बाद हमारी सुलह हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि ये वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं। वो अपने झूठ पर कायम न रह पाया। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले तुम अपने आदमियों को मेरे कत्ल का हुक्म सादिर कर चुके हो और उसके साथ मेरी बीवी के बारे में निहायत घटिया हुक्म दे चुके हो। इस मर्तबा वो अपना एतमाद बरकरार नहीं रख पाया था। बोला, हम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से दोस्ती का आगाज कर सकते हैं। मेरा सर्द लहजा और पलवशा के गजब भरे तेवर उसे घिघियाने पर मजबूर कर गए। मैंने इत्मीनान से कहा, अच्छा मशवरा है, लेकिन पलवशा को ये मशवरा पसंद नहीं आएगा। वो जल्दी से बोला, पलवशा मेरी बेटी की तरह है, मैं अपनी ज्यादतियों की माफी मांग लूंगा। मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, चलो मांगो। वो बोला, पलवशा, मैं तुम्हारे कबीले का सरदार हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे ज्यादती हुई है, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे भाई और माँ को मैंने कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ तुम्हें डरा रहे थे। और देख लो, वादे के मुताबिक उन्हें रिहा भी कर दिया और तुम्हारा मंगेतर भी जिंदा सलामत तुम्हारे पास मौजूद है। पलवशा बोली, सनोबर खान, ये हर फिरौन की फितरत में शामिल है कि जब मौत को सामने पाता है तो सुधरने के दावे शुरू कर देता है। कौम का सरदार कौम की हर लड़की के बाप की जगह होता है, लेकिन बाप अपनी बेटियों के कपड़े तो नहीं फाड़ता। तुफ है तुम जैसे गंदे बाप पर। यह कहते ही पलवशा ने पिस्तौल सीधा किया। सनोबर खान ने दहशतज़दा होकर दोनों हाथ उठा लिए, गोया गोलियों को रोक रहा हो।
मगर गोलियां ऐसी ढाल से नहीं रुका करती। पलवशा तरस खाए बगैर मुसलसल ट्रिगर दबाती गई जहां तक के पिस्तौल खाली हो गया। उसकी मैगजीन में 6 गोलियां बची हुई थी। 2 सनोबर खान के सर और बाकी छाती में लगी। उससे ज्यादा देर फड़कने का मौका नहीं मिला था। उसके साकित होते ही मैंने कहा, पलवशे चलो। वो जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंकते हुए बोली, हाँ चलें। हम बाहर निकल आए और गाड़ी में बैठकर अंगूर अड्डे की जानिब चल दिए। एक बहुत बड़ा मरहला बखैर खूबी गुजर गया था। पलवशे ने अपने छोटे भाई, माँ और अपनी हतक का बदला ले लिया था, जबकि मैंने एक और दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। अब मुझे आगे का लाया अमल तय करना था। गो अब तक मैं खुद में इतनी जुर्रत मफकूद पाता था कि पाक आर्मी के किसी जिम्मेदार से राब्ता करूं। एल्बर्ट ब्रुक ने मेरी जिस किस्म की वीडियोस तैयार की हुई थी, उनके मुताबिक मेरे आर्मी से राब्ता करने की कोशिश भी एक साजिश समझी जाती। अब मेरे आर्मी से राब्ता करने पर लाजमी बात है, सबसे पहले मुझसे यही मुतालबा किया जाता कि मैं गिरफ्तारी पेश करूं, और जब तक मैं अपनी बेगुनाही के सबूत न ढूंढ लेता, मेरी गिरफ्तारी पेश करना मुमकिन नहीं था। और लाजमी बात है, गिरफ्तारी पेश न करने की सूरत में मुझे सचमुच गद्दार करार दिया जाता, और गद्दार के लिए अहकाम तब्दील हो जाया करते हैं। कोई मुनासिब लाया अमल मुझे सुझाई नहीं दे रहा था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि पलवशा को घर छोड़कर वापस अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने निकलूंगा, और सबूत मिलने के बाद किसी जिम्मेदार से मुलाकात करूंगा। एक सूरत यह भी थी कि मैं अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर सारी कहानी मन्नोअन बयान कर देता, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट मेरा वीडियो बयान था, जिसमें मैंने कर्नल कॉलिन फील्ड के पूछने पर बड़े जोशो खरोश से पाक आर्मी के अंदर रहते हुए उनके लिए काम करने की हामी भरी थी। इस बयान के बाद मेरी जात हद दर्जे मशकूक ठहरती थी। मुझे खामोश पाकर पलवशा ने पूछा, चुप क्यों हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी जान और भाई को भी तलगंग छोड़ाते हैं, शादी का बाकायदा ऐलान कर देंगे, बल्कि दोबारा शादी ही कर लेते हैं। वो शरारत से बोली, मैं अपनी शादी में नाचूंगी। मैंने कहा, शर्म नहीं आएगी? बोली, शर्म कैसी, खुशी के मौके पर औरतों के मजबे में नाचना आम है। मैंने कहा, मगर दुल्हन तो नहीं नाचा करती। वो ढिठाई से बोली, जिससे ज्यादा खुशी होती है वो नाचती है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम बस मेरे सामने नाच लिया करना। वो जबान निकाल कर मुझे चिढ़ाते हुए बोली, आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी। मैंने उसे छेड़ा, फिर औरतों में भी नहीं नाचने दूंगा। वो बोली, आप कौन सा वहाँ मौजूद होंगे? मैंने कहा, मैं फूफो को बता दूंगा, वो तुम पर नजर रखेगी। वो बोली, उन्हें तो मैं ऐसे हाथ में करूंगी, देख लेना, हर वक्त आपके कान खींचेंगी। मैंने कहा, मार खाओगी। वो बोली, कोई बात नहीं, बस दूर न जाना, बाकी सब बर्दाश्त कर लूंगी। अंगूर अड्डे पहुंचकर मैंने गाड़ी नसरुल्लाह खान के घर के सामने रोक दी। रात के उस पहर उन्हें बेआराम करना मुनासिब नहीं था, मगर मजबूरी थी। उन्हें घर से बुलाकर मैंने गली ही में खड़े खड़े मुख्तसर सूरत हाल से आगाह किया, और बेरेट M107 उनके पास छोड़कर हम इजाजत लेकर चल पड़े। सुबह दम हम वाना पहुंच गए थे। कमांडर नसरुल्लाह से हमने वाना में मुजाहिदीन के एक ठिकाने का पता मालूम किया था। वहां गाड़ी छोड़कर हमने पुरतकल्लुफ नाश्ता किया, फजर की नमाज पढ़ी और वैगन अड्डे जाकर डेरा इस्माइल खान जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। राजू, एक बात कहूँ? हम वाना से निकलकर थोड़ी दूर आए थे कि वो मेरा हाथ पकड़कर धीमे लहजे में बोली। मैंने कहा, मना किसने किया है? वो बोली, एक कार ले दो, मुझे बहुत शौक है अपनी कार चलाने का। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, जहेज में लड़कियां कार लाया करती हैं, समझी? वो संजीदा होते हुए बोली, आपको तो पता है मैं कितनी गरीब हूँ। मैंने कहा, मजाक कर रहा था चंदा, एक छोड़ 2 कारें ले दूंगा। वो बोली, नहीं, बस एक ही काफी है। मैं मुस्कुराया, 50 लाख में तो 3 कारें आ जाएंगी। वो बोली, बस हर वक्त 50 लाख के ताने देते रहते हो। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारी अम्मी 50 लाख नहीं लेंगी? वो हठ धर्मी से बोली, अब तो जरूर लेंगी, और मैं कार भी लूंगी। और कुछ? वैगन पहाड़ी रस्तों पर चक्कर काटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। ड्राइवर ने कोई पश्तो गीत लगाया हुआ था। पलवशा हल्की आवाज में गीत गुनगुना रही थी, और उसकी मधुर आवाज मुझे सपनों की दुनिया में खींच लाई। टांक अड्डे पर उतरकर हमने रिक्शा पकड़ा और पलवशा के घर की जानिब चल पड़े। दिन के 10 बज रहे थे। बस अड्डे से उसके घर तक आधे घंटे का रास्ता था। रिक्शे वाले को फारिग करके हम छोटे से पुख्ता मकान की तरफ बढ़े, और पलवशा ने इत्तलाई घंटी का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक जनाना आवाज उभरी, कौन? वो बोली, अम्मी जान, मैं हूँ पलवशा। एक उधेड़ उम्र खातून के चेहरे के नुकूश बिल्कुल पलवशा की तरह थे। पलवशा फौरन माँ से लिपट गई। माँ ने उसका माथा चूमा, कैसा है मेरा बेटा? पलवशा ने उन्हें मेरी जाने मुतवज्जे किया, बेटा तो आपका ये है माँ जी। वो चौंक कर मेरी जाने मुतवज्जे हुई। उसके साथ ही उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट उभरी। यकीनन मैं अपने बेटे ज़ीशान को देख रही हूँ। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि पलवशा उन्हें मेरे बारे में बता चुकी थी। मैंने अपना सर उनके नजदीक झुका दिया। जी माँ जी, जीते रहो बेटा। मेरी पेशानी चूम कर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उसका छोटा भाई भी घर में ही मौजूद था। वो पलवशा से लिपट कर प्यार करने लगा। पलवशा के बाद मैंने उसे बाजुओं में उठाकर उसका नाम पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, अदील खान। मैंने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो? वो बोला, मैं स्कूल नहीं जाता। उसके जवाब पर पलवशा की जानिब देखा और उसने दुखी अंदाज में सर झुका लिया।
वाकई गुर्बत इंसान से बहुत से हुकूक छीन लिया करती है। मैंने उसे नीचे उतार कर चारपाई पर बिठाया। अच्छा, मगर अब तो जाना पड़ेगा। वो दोबारा पलवशा की गोद में चला गया। पलवशा ने वजाहत करना चाहिए, वो असल में। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैं सब जानता हूँ, अब ये भी पढ़ेगा और तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश तृष्णा नहीं रहेगी। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, अब मैं भी किसी की मिल्कियत में आ गई हूँ, कोई ऐसा जो मेरे कहने से पहले मेरी महरूमियों का इजाला कर दे। उसकी माँ शरबत का जग बना कर ले आई। वजीरिस्तान में अच्छी खासी सर्दी थी, मगर डेरा इस्माइल खान के गर्म मौसम में हमें शरबत की ही जरूरत महसूस हो रही थी। पानी पिलाकर वो मेरे सामने ही बैठ गई। उस वक्त जाने पलवशा को माँ ने कोई इशारा किया या वो अपनी मर्जी से ही अपने छोटे भाई को साथ लेकर कमरे से निकल गई। उसके कमरे से निकलते ही जब मेरी सास ने बातचीत शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि पलवशा को उन्होंने ही वहां से जाने का इशारा किया था। वो बोली, बेटा, पलवशा मुझे आपके बारे में सब बता चुकी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप पलवशा को पसंद करते हैं। हमारे हालात जानने के बावजूद आपने न सिर्फ पलवशा का साथ दिया, बल्कि आपकी वजह से वो कबील खान जैसे मूजी को भी कैफर किरदार तक पहुंचाने में कामयाब हो सकी। यकीन मानो, पलवशा ने मेरी बेटी की बजाय बेटे का किरदार अदा किया है। अब जबकि वो हर जिम्मेदारी से सुबकदोश हो चुकी है तो मैं चाहूंगी कि वो अपने घर की हो जाए। इस बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, बस अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे, शाम तक मेरे घर पहुंच जाएंगे। कल या परसों सादगी से निकाह पढ़ा लेंगे। मेरी बात पर उस सादा खातून का चेहरा खुशी से खिल उठा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मैंने उनकी दुआ पर पुरजोर अंदाज में कहा, आमीन। सुम आमीन कहकर उन्होंने भी अल्लाह पाक की रहमत को पुकारा। मैंने कहा, आप अपना जरूरी सामान समेटें, मैं पलवशा को कह देता हूँ कि वो मालिक मकान को फोन करके यहीं बुलवा ले ताकि उसे चाबियां वापस कर दें। फिर मैं गाड़ी ले आऊंगा, दिन का खाना इंशाल्लाह रास्ते में ही खाएंगे। वो बोली, मकान की चाबियां मालिक मकान को देने की जरूरत क्या है? परसों तरसों तो मैं और अदील वापस आ जाएंगे। मैं हतमी लहजे में बोला, नहीं माँ जी, अब आप दोनों भी हमारे साथ रहेंगे। उसने हिचकिचाहट का इजहार किया, मगर बेटा ये मुनासिब नहीं। मैंने कहा, माँ जी, मैं नहीं चाहता कि पलवशा आप दोनों की वजह से परेशान या दुखी रहे। अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, यकीनन इकट्ठे रहना हमारी खुशियों को चार चांद लगा देगा। वो बोली, अल्लाह पाक आपको सुखी रखे बेटा। वो जज्बाती अंदाज में दुआएं देने लगी। चले उठे, फिर तैयारी करें। मैं कमरे से बाहर निकला। पलवशा मुझे बावर्ची खाने में मसरूफ नजर आई। अदील भी वहीं एक लकड़ी की चौकी पर बैठा हुआ था। मैंने पूछा, पलवशे, मालिक मकान का फोन नंबर है? वो बोली, हाँ, घर के मोबाइल में सेव तो किया था। मैंने कहा, तो उसे कॉल करके बुलवा लो ताकि मकान की चाबियां उसके हवाले करें। अदील और माँ जी तो पक्के पक्के हमारे साथ जाएंगे। शुक्रगुजारी से भरपूर निगाह मेरे चेहरे पर डालते हुए वो सर हिलाती हुई मोबाइल फोन उठाने चल पड़ी। थोड़ी देर तक मालिक मकान वहां पहुंच गया था। चूंकि पलवशा पहले ही से चंद माह का किराया उसके हवाले कर चुकी थी, इसलिए हमने बस मकान की चाबी उसके हवाले की और बता दिया कि जाते वक्त हम ताला लगाते जाएंगे। मेरे मना करने के बावजूद दोपहर का खाना पलवशा ने तैयार कर दिया था। खाना खाकर मैं उन्हें सामान तैयार करने का कहकर बन्नू अड्डे पहुंच गया। वहां से तलागंग के लिए मैंने 2D कार हायर की और ड्राइवर के साथ वापस पहुंच गया। पलवशा माँ के साथ मिलकर जरूरी सामान समेट चुकी थी जो 2 पुराने बैगों में ठूस दिया गया था। कार की डिग्गी में सामान का बैग रखकर हम तलागंग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कोई खास वाकया पेश नहीं आया। डेरा इस्माइल खान से तलागंग तक 5.5 घंटों का सफर था। हम दोपहर 5 बजे घर के दरवाजे पर उतर रहे थे। ड्राइवर को फारिग करके मैं सामान के दोनों बैग उठाकर घर में दाखिल हुआ। कई माह के बाद घर लौट रहा था। इस दौरान ना तो अबू जान से फोन पर बात हुई और ना मैं कोई चिट्ठी या खत वगैरह भेज सका था। अबू जान सहन में बिछी चारपाई पर तकिए से टेक लगाए लेटे थे। मुझे देखते ही वो हकीकतन उछल पड़े। चारपाई से उठकर वो हाथ फैलाए हुए मेरी तरफ बढ़े। बावर्ची खाने में बैठी फूफो जान ने भी उन्हें यूं भागते देख लिया था। वो भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। शानी पुत्र, मुझे देखते ही फूफो जान ने आवाज लगाई। उस वक्त तक अबू जान मुझे बाहों में समेट चुके थे। अबू जान के बाद फूफो जान भी मुझे वारफ्तगी से मिली। इस दौरान पलवशा और उसकी माँ हमें दिलचस्पी से देखते रहे। ये मेहमान? जज्बात का तूफान थमते ही फूफो ने सवालिया लहजे में पूछा और पलवशा की माँ की जानिब मुसाफे का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, फूफो जान, ये लड़की की माँ है, आप जरा लड़की को देख कर बताएं शादी के लिए कैसी रहेगी। मैंने पलवशा की तरफ इशारा किया। फूफो जान शिश्त रह गई, हाँ, और फिर पलवशा को देखा जो नफासत से दुपट्टा ओढ़े किसी शहजादी की तरह दिखाई दे रही थी। घर में दाखिल होते ही उसने नकाब उतार दिया। क्या ये सच है? फूफो जान ने हकलाते हुए हाथ फैलाए और अगले ही लम्हे पलवशा उनकी मेहरबान आगोश में थी। वो बेसाख्ता उसका मासूम चेहरा चूमने लगी। फूफो जान की वारफ्तगी देखते हुए पलवशा और ज्यादा शर्मा गई। आय हाय, इतनी प्यारी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। फूफो जान ने पलवशा को अपने साथ लिपटाए रखा। आए बैठे बहन जी। अबू जान ने पलवशा की माँ को चारपाइयों की तरफ बुलाया और खुद अदील खान को बाजुओं में उठा लिया। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से प्यास बुझाकर हम चाय पी रहे थे। फूफो जान तो पलवशा पर सदके वारी जा रही थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ कर ला सकता हूँ।
رات کو کھانے کے بعد میں نے ابو جان کو پلوشہ کی کہانی سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس کی امی جان اور چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ابو جان میرے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ اسی رات پھپھو جان نے جھٹ منگنی پٹ بیاہ کا حکم صادر کر دیا۔ اب انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ہم دونوں پہلے سے ہی میاں بیوی تھے، یوں بھی یہ بتا کر میں انہیں خفا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ پلوشہ کی ماں اردو صحیح طریقے سے نہیں بول سکتی تھی، جبکہ پھپھو جان اور ابو جان کو پشتو نہیں آتی تھی۔ پھپھو جان اور پلوشہ کی ماں گلناز کے درمیان پلوشہ ہی ترجمان بنی ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں اپنے دوست اویس کے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ اسے شادی کے بارے میں بتا سکوں۔ گھر سے نکلتے ہی میری نظر ریڑھی والے پر پڑی جو تازہ سبزی سجائے میرے گھر کے دروازے سے 20-25 گز دور کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے سرسری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ یوں بھی فوجی حضرات اپنے گاؤں کے باسیوں کو کم ہی جانتے ہیں۔ اس سے سبزی خریدنے والے ایک آدمی کو تو میں جانتا تھا کہ وہ ہمارا پڑوسی سرفراز صاحب تھا، البتہ دوسرا خریدار بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ میرے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر اویس کا گھر تھا۔ دوسری گلی کا موڑ مڑتے ہوئے میں نے بے خیالی میں پیچھے مڑ کر دیکھا اور ریڑھی سے سبزی خریدنے والے کو اپنے پیچھے آتا دیکھا۔ مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ میرا مشاہدہ تھا کہ ریڑھی سے سبزی خریدنے والے عموماً اسی محلے کے ہوتے ہیں جہاں ریڑھی والا موجود ہوتا ہے۔ کوئی اتنی دور سے سبزی خریدنے کسی مستقل دکان پر تو جا سکتا ہے، ریڑھی پر نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ شاید وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہا ہو، اس لیے اس نے اپنے لیے سبزی خرید لی ہو۔ موڑ مڑ کر اویس کی بیٹھک کے قریب پہنچتے ہوئے میں نے ایک مرتبہ پھر پیچھے دیکھا، لیکن وہ سبزی والا غائب تھا۔ البتہ ایک آدمی ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کا بنڈل اٹھائے نظر آیا۔ میں نے سر چھٹک کر اویس کے دروازے پر دستک دی۔ اویس کے آنے تک کتابیں بیچنے والا میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس وقت اویس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ ابے تو زندہ ہے؟ وہ بازو پھیلاتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ معانقہ کر کے وہ مجھے بیٹھک کے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بیٹھک کی گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے اپنی بیوی کو آواز دے کر چائے کا بتایا۔ اس کی بیوی ارم مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بولا، اب سناؤ جانی، بہت عرصے بعد چھٹی آئے ہو۔ تکیا اٹھا کر میری گود میں رکھتے ہوئے وہ میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں ہنسا، بس یار تمہارے لیے بھابھی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے چیخ پڑا، کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ اسی وقت گلی میں ایک فقیر کی صدا سنائی دینے لگی۔ نامعلوم کیوں وہ آواز سن کر میرا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے دوبارہ آواز دی، ابے کس سوچ میں غرق ہو گئے؟ میں نے کہا، وہ کچھ نہیں، بس کل میری شادی ہے، اس بارے میں اطلاع دینے آیا ہوں۔ وہ بولا، وہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ ایک دم کیسے؟ میں نے کہا، ارم بہن کی طرح مجھے بھی ایک پٹھان لڑکی ٹکرا گئی اور میں نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، فلسفہ نہیں محترم، مکمل تفصیل، اور میں اسے پلوشہ کے بارے میں ضروری باتیں بتانے لگا۔ اسی دوران ارم بہن چائے لے آئی۔ اویس پلوشہ کے تذکرے کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ میں نے اسے پلوشہ سے شادی ہو جانے کی بابت بھی سچ سچ بتا دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے پوچھا، تو اب دوبارہ شادی کرنے کا مطلب؟ میں نے کہا، یار پلوشہ کی ماں اور میرے گھر والے تو اس شادی سے لا علم ہیں، تو کیوں نہ دوبارہ شادی کر کے انہیں خوش ہونے کا موقع دیا جائے۔ وہ بولا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میں اس کے ساتھ گھنٹہ 1.5 گپ شپ کرتا رہا۔ اس دوران میرے دماغ میں عجیب قسم کے اندیشے پرورش پاتے رہے۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر درپردہ کسی طوفان کی آمد کے آثار نہایت واضح تھے۔ اویس نے جلد ہی میری بے توجہی کو جان لیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، شاید کافی دیر سے آپ پلوشہ کو دیکھ نہیں پائے، اس لیے ہر بات کے جواب ہاں ہوں سے زیادہ نہیں دے رہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا اور سپہر کو ملنے کا کہہ کر الوداعی مصافحہ کرنے لگا۔ گلی میں نکلتے ہی میں نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھا۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے ایک آدمی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسی طرف جانا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اگلی گلی میں ایک سبزی کی ریڑھی والا آہستہ روی سے جاتا دکھائی دیا۔ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی نظر آئیں۔ میں نے کبھی کسی ایجنسی کے لیے کام نہیں کیا تھا، مگر ان کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یا شاید وہ میرے اندر کا خوف تھا جو ہر راہ گیر مجھے ISI کا رکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس خیال کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ گھر پہنچنے پر مجھے محلے کی کافی خواتین صحن میں بیٹھی نظر آئیں۔ مجبوراً میں بیٹھک میں گھس گیا۔ ابو جان وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پلوشہ کا چھوٹا بھائی عدیل خان ان کے پاس ہی تھا۔ عدیل خان کو بھی پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ ابو جان اس کے لیے نمکو وغیرہ لائے تھے اور وہ ان کے پاس بیٹھا نمکو کھانے میں لگا ہوا تھا۔ میں السلام علیکم کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے ابو جان کہنے لگے، صبح سے کہاں غائب ہو یار؟ نہ تو عدیل خان کی سمجھ میں میری بات آتی ہے اور نہ اس کی باتیں میرے پلے پڑ رہی ہیں۔
जबकि पलवशा बेटी बहुत अच्छी उर्दू बोलती है, बल्कि आज सुबह तो उसने मुझसे पंजाबी में भी बातचीत की। मैंने कहा बताएं फिर कैसी बहू ढूंढ कर लाया हूँ। अबू जान ने मुंह बनाते हुए कहा बस जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया है, और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी वक्त फूफो जान ने अंदर आकर खाने का पूछा। मैंने कहा फूफो जान भिजवा दें, और खुद जहमत न करना, घर में कोई और भी तो मौजूद होगा। वो बोली और कौन है घर में, अब दुल्हन बेटी तो तुम्हें खाना देने आ नहीं सकती। मैंने माथे पर हाथ मारा। ठीक है आप ही ले आए। फूफो जान दो टोक लहजे में बोली महीना भर तो मैं दुल्हन को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैंने कहा ठीक है फूफो जान, उसे चढ़ा लो सर पर, मगर बाद में मुझे गिला न करना। वो बोली शानी मैं पलवशा बेटी के खिलाफ बात नहीं सुनूंगी। मैंने कहा चलो जी, अपनी तो किस्मत ही फूट गई जो इस लड़की को शादी के लिए ले आया। फूफो जान हंसती हुई बैठक से बाहर निकल गईं। अबू जान भी कहका लगाकर हंस पड़े। मैंने कहा अबू जान देख ली अपनी बहू की हरकत, एक ही दिन में फूफो जान को मुझसे छीन लिया, पता नहीं आगे क्या करेगी। वो बोले ठीक ही तो कह रही थी तुम्हारी फूफो। अबू जान ने भी फूफो की तरफदारी में देर नहीं लगाई थी। मैंने मुंह बनाया यक न शुद्ध दो शुद्ध। वो बोले हम तो भाई तरसे हुए थे बहू के लिए, अब इतनी प्यारी बहू अल्लाह पाक ने झोली में डाल दी है तो यकीनन उसी की तरफदारी करेंगे। मैं पलवशा के छोटे भाई को मुखातिब हुआ। आदिल खान तुम सुनाओ कब स्कूल जाना है। वो मासूमियत से बोला लाला आप जब कहें। मैं अबू जान को उसके स्कूल में दाखिले का बताने लगा। इसी असना में फूफो जान खाना गर्म करके ले आईं और हम खाने को जुड़ गए। खाने के बाद फूफो जान मेरे सर हो गईं कि उन्हें शॉपिंग के लिए शहर ले जाऊं, और मैं टैक्सी करवा कर उन्हें शहर ले आया। आदिल खान को भी मैंने साथ ले लिया था। इस दौरान हर लम्हा यही एहसास मेरे साथ रहा कि मैं अनदेखी निगाहों के हिसार में हूँ। अगर मेरा गुमान सही था तो मेरे भागने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। मैंने वक्ती तौर पर उन तकलीफ दे एहसासात को दूर झटका। फूफो जान ने ज्यादातर खरीदारी पलवशा के लिए की थी, दर्जन भर सूट, ज्वेलरी, जूते, मेकअप का सामान और भी जाने क्या क्या। पलवशा एक ही दिन में फूफो जान के दिल पर काबिज हो गई थी। वो थी ही ऐसी शोख, चंचल और दिल मोह लेने वाली। शाम की अजान तक हम वापस लौट आए थे। पलवशा की फरमाइश के मुताबिक मैंने सोने के कंगन भी खरीद लिए थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।